नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। मुंबई के एंटीलिया केस में कानून के हाथ कहां तक पहुंचेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे का नाम सामने आने के बाद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगेगा। और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह है, जिसके बाद से उद्धव सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। अब बैठकों का दौर भी चल रहा है और अनिल देशमुख का नाम सामने आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने सहयोगी पार्टियों को आत्ममंथन करने के लिए भी सलाह दे दी है। और अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर के सीएम ठाकरे पर फैसला छोड़ दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि सीएम ठाकरे और शरद पवार इस पर फैसला लेंगे। वहीं विपक्ष लगातार उद्धव सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। बीजेपी नेता और पार्टी के प्रवक्ता राम कदम ने तो उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को नार्को टेस्ट करवाने तक की नसीहत दे दी है, सलाह दे दी है। और इतना ही नहीं, अनिल देशमुख पर सियासी संकट बढ़ता देख एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुद सामने आकर के मामले में प्रेस वार्ता की है और परमबीर सिंह पर ही पलटवार करते हुए उन्होंने ये कहा कि सचिन वाजे की जो बहाली की वो परमबीर सिंह ने की थी। और साथ ही शरद पवार ने यह भी कहा कि परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं उसके प्रमाण नहीं दिए गए। पैसा किसके पास गया ये भी नहीं बताया गया। और इसके बाद से लगातार बीजेपी भी आक्रामक है। बीजेपी की तरफ से लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जो महाविकास अघाड़ी सरकार में जो सहयोगी दल है और सहयोगी नेता है वो सभी अब मंथन कर रहे हैं। बैठकों का दौर शरद पवार की अध्यक्षता में चल रहा है। बात ऐसी कि उनका इस्तीफा लेना ये इस बारे में ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। और इसीलिए माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। ये बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमेटी, ये परमबीर सिंह इनकी अध्यक्षता में ही थी। नियम के अनुसार उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह वाजे को दी गई। सारे महत्वपूर्ण केसेस वाजे इनको दिए गए। क्या सरकार को यह पता नहीं था? साथ साथ में राहुल गांधी, शरद पवार जी और शिवसेना दल, इन तीनों को जवाब देना होगा। ये जो वसूली के पैसे आ रहे थे, इन पैसों में सबकी हिस्सेदारी क्या थी? वे जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर उतर करके तीव्र स्वरूप में आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को नार्को टेस्ट कराते हुए अपने दामन की सच्चाई सिद्ध करनी होगी। पालघर के साधुओं की चीख, उनकी किलकारियां ये सुन न पाए, अभी भी उन्हें न्याय नहीं मिला। यह ईश्वरीय दंड है, यह साधु संतों का श्राप है। ईश्वरीय न्याय से कोई बच नहीं सकता। सियासत में ये विस्फोटक घमासान अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की तरफ से चिट्ठी लिखी गई सीएम ठाकरे को और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और अब पूरी तरह से सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार की तरफ से भी यह दावा किया गया कि सरकार को कोई खतरा नहीं, और वहीं
शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की तरफ से भी ये कहा गया है कि विपक्ष का काम है, विपक्ष की रोजी रोटी है सरकार पर आरोप लगाना। तो इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि सरकार खतरे में नहीं है, लेकिन सरकार कितने संकट में इस वक्त घिरी हुई है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कई बड़े नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें एनसीपी चीफ शरद पवार भी है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, ये कहा गया है पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से राजीव तिवारी और मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी। राजीव तिवारी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में मंथन चल रहा है, महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, संजय राउत भी वहीं पर है, एनसीपी चीफ शरद पवार भी वहीं हैं, तो क्या कुछ वहां से निकल करके सामने आ रहा है, क्या कुछ मंथन वहां पर किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से शरद पवार की बात करें तो शरद पवार के घर पर अभी तक बैठक चल रही है और लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को लेकर एक मंथन किया जा रहा है और इसके अंदर बड़े नेता भी शामिल है। कमलनाथ की बात करें या फिर अजित पवार की बात करें, वो भी शामिल है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं एक पत्र के माध्यम से जो बवाल खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ जो भाजपा सरकार है या फिर कहें भाजपा जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ कहें तो कि गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा कह सकते हैं षड्यंत्र रचा गया है या फिर कहें जो जिस तरीके से कमिश्नर के द्वारा जो कह सकते हैं परमवीर सिंह है उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं पूरी जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं देखना होगा महाराष्ट्र के अंदर कितनी बड़ी राजनीति की जा रही है। मगर जिस तरीके से बैठक चल रही है उस बैठक के माध्यम से कोशिश ये की जाएगी कि जो इसका समाधान है वो निकाला जा सके। जी सत्यप्रकाश, क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है मुंबई में इस वक्त? किस तरीके से सियासी हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए हितेन, जिस तरह से अंबानी के घर के बाहर मिली कार और अंटेलिया, उसके बाद जो है मनसुख हिरेन की मौत के बाद जिस तरह से सचिन वैजय को हिरासत में लिया गया, उसके बाद आनंद फानन में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को जो है तबादले कर दिया गया। उसके बाद जिस तरह से 100 पेज का 100 करोड़ का जो है दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने 100 करोड़ की वसूली की डिमांड की थी सचिन वैजय से, जबकि सचिन वैजय ने किसी को ये बात नहीं बताई थी। हालांकि परमवीर से ये बात शेयर की थी। उसको लेकर जब उनका तबादला किया गया उसके बाद से उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जाहिर तौर पर यह मामला अब कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है, लेकिन जिस तरह से साम्राज्य संपादक संजय राउत ने कहते हुए नकार दिया है कि महाराष्ट्र में कोई सियासी हलचल नहीं है, महाराष्ट्र सरकार स्थित है और आने वाले समय में जब जांच होगी तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव तो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अब दिल्ली में बैठक हो रही है, एनसीपी चीफ शरद पवार सामने आ रहे हैं, बचाव कर रहे हैं सरकार का। देखिए जिस तरह से सरकार में सियासी हलचल देखी जा रही है उसमें यह माना जा सकता है कि सरकारें जरूर अपने आप को बचाने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से शरद पवार दिल्ली में और फिर यहाँ के मुख्यमंत्री अपने वर्षा आवास पे अलावा गृह मंत्री खुद जो अपने तमाम सचिव के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि ये बैठक दूसरे लेवल की है, यानी एक बार बैठक के बाद दूसरी बैठक हो रही है, तो जाहिर तौर पर दबाव जरूर बना है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में आज बीजेपी ने लगातार कई जगहों पे आंदोलन किया है। बीजेपी ने साफ तौर पर मांग की है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव में निलंबित किया जाए, वहीं महाराष्ट्र सरकार को नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, उसके बाद स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं मामला जो है महाराष्ट्र सरकार को घेरने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से उनके नेताओं का बयान आ रहा है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नेताओं के बयान से महाराष्ट्र में कोई हलचल नहीं देखी जा रही है। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सीएम की चुप्पी अपने आप में एक बड़ा सवाल है सत्यप्रकाश। जाहिर तौर पर इतना बड़ा आरोप लगना, वो भी एक पूर्व आईपीएस के द्वारा, कि किस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री 100 करोड़ की डिमांड करते हैं। उन्होंने ये तक बता दिया कि मुंबई में 1750 जो है ऐसे अनधिकृत, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर क्लब हो, बार हो, तो ऐसी चीजें के को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आप वसूली कीजिए और जो है पर मंथ 100 करोड़ की वसूली करके दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं मामला गंभीर जरूर बन जाता है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर विपक्ष लगातार देर रात से आक्रामक है,
विपक्ष लगातार एक के बाद एक बयानबाजी कर रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को विचलित होना लाजमी बनता है। जी राजीव, इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है, महाराष्ट्र की सरकार बचाने को लेकर के ही कहा जा सकता है कि बैठक चल रही है, वहां पर क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से हटा करके उस पर किसी और नेता के लिए चर्चा चल रही हो? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें, कह सकते हैं जो गृह मंत्री यानी कि जो है देशमुख है, उनको हटाने की तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि अभी मामले को संभाला जा सके। मगर जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर कह सकते हैं उथल पुथल किए हुआ है या फिर क्या है हंगामा मचा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार बिल्कुल बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है इस बैठक के द्वारा कि सरकार बची रहे। मगर जिस तरीके से भाजपा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो जरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और साथ साथ कहे तो जो पत्र लिखा गया है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहते हैं पुलिस कमिश्नर के द्वारा जिस तरीके से पत्र लिखा गया और उसके अंदर कहीं ना कहीं गृह मंत्री का नाम शामिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कोशिश यही की जा रही है अभी सरकार बच सके। मगर देखना होगा शरद पवार के जहां जो बैठक चल रही है उसके द्वारा बैठक के अंदर कितने बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, या फिर महाराष्ट्र के सरकार जो कहीं ना कहीं अभी जो जिसमें नाम लिया जा रहा है यानी कि गृह मंत्री का नाम लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा इस बैठक से कितना फायदा हो पाता है महाराष्ट्र सरकार को। जी सत्य प्रकाश, इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने कहीं ना कहीं ये दावा किया है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, परमवीर सिंह की तरफ से जो चिट्ठी आप भेजी गई है सीएम ठाकरे को, क्या ये माना जाए शरद पवार के हिसाब से कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ये चिट्ठी भेजी गई? देखिए 100 करोड़ की जो चिट्ठी बम है उसको लेकर मैं सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं कि जिस तरह से अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाया गया था, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि ये पूरी तरह से फर्जी है। परमवीर सिंह अपने आप को बचाने के लिए सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से तमाम खुलासे उससे बचने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहा है, ये बेबुनियाद है। वहीं आज जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान एक कह दिया था कि सचिन वाजे को रखने वाले परमवीर सिंह थे, उसके बाद गृह मंत्री थे, तो ऐसे में गृह मंत्री को हटाना या रखना ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की बनती है, उसमें उनका कोई लेन देन नहीं। लेकिन ये जरूर सियासी हलचल को देखते हुए भाजपा की रणनीति हो सकती है। यही वजह है कि लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से करीब 8 बजे के आसपास सामना के संपादक संजय राउत ने कह दिया है कि महाराष्ट्र सरकार स्थिर है और इस पूरे मामले पर जिस तरह से आरोप लगे हैं उसकी जांच के बाद जो खुलासा होगा उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तब तक जिस तरह से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है, महाराष्ट्र की राजनीति उथल पुथल है, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। गृह मंत्री बने रहेंगे और आने वाले समय में ये हम डिसाइड करेंगे कि किसको कैसे क्या करना है। तो तमाम बातें अलग अलग है, लेकिन साफ तौर पर जाहिर है कि विपक्ष किसी भी हालत में शिवसेना या महाविकास आघाड़ी सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मनसुख हिरेन वाला मामला भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है, उसमें अब डीआईजी ने ये दावा किया है, एटीएस के डीआईजी ने, कि ये गुत्थी जो है सुलझ गई है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए एटीएस डीआईजी संदीप लांडे ने साफ तौर पे कह दिया है कि मनसुख हिरेन मौत की जो जांच एटीएस कर रही है उस दौरान आज जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पूर्व सस्पेंडेड कांस्टेबल है, उसके बाद एक बुकी को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनका नाम नहीं ले सकते फिलहाल, आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है, वो भी शामिल है। तो ऐसे में तमाम लोगों के ऊपर जांच की रही है। लेकिन जिस तरह से देर शाम ये कहा गया है कि मनसुख हिरेन मौत की मामले को सुलझा लिया गया है, पूरी जानकारी उनके पास है और किस लिए मौत हुई है, किस वजह से हुई है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि मनसुख हिरेन मौत की खुलासे में कई अहम बड़े सुराग मिले हैं। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार को बचाने की कोशिशों में सरकार से संबंधित जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, और शरद पवार ने जिस तरीके से ये दावा किया है कि परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को रखा था, उस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब शरद पवार पर सवाल उठाए कि सरकार को बनाने वाले शरद पवार हैं, और ऐसे में अगर शरद पवार बचाने की सरकार को कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो उन्हें पूरा सच बोलना चाहिए था। उन्होंने आधा सच क्यों बोला? देखिए इतनी सरकार के बचाने वाली जो बात है वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और राम कदम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस भी यही कर रही है कि अगर जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से मुंबई के बड़े नेता संजय निरुपम ने कह दिया है
कि अगर इस तरह से 100 करोड़ वसूली का आरोप लगता है तो जाहिर तौर पर यह जांच का विषय है। इस पूरे मामले में तत्काल प्रभाव में अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद जांच करने के बाद जिस तरह से चीजें सामने आएंगी उस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन तत्काल प्रभाव में माहौल को देखते हुए अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कह दिया है कि कहीं न कहीं शरद पवार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि साफ तौर पे कुछ भी कहना उनका लाजमी नहीं बनता है। चाहे तो शरद पवार खुद नेतृत्व करते हैं सरकार का, एक बार में वो निष्पक्ष न्याय कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं स्पष्टता नहीं रखी है। इससे साफ जाहिर होता है कि शरद पवार कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को बचाने की फिराक में है। सत्य प्रकाश, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देर सवेर हो ना हो अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी जो है वो छोड़नी ही पड़ेगी। इस बारे में जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं उनके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या किसी और नेता को अब गृह मंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है कि पहले गृह मंत्री का जो चेहरा है वो ढूंढ लिया जाए, उसके बाद इनको इस पद से हटाया जाए? देखिए, इन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एनसीपी के जयंत पाटिल को गृह मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है उसके बाद जो जिस तरह से पक्ष वार किया जा रहा है कि अनिल देशमुख अभी भी बने रहेंगे जब तक पूरी तरीके से उनके ऊपर आरोप या दोषारोपण नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी हटाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से संजय राउत ने यह कह दिया है कि विपक्ष का काम है लोगों को हटवाना, लोगों के बारे में इस तरह की बातें बनाना, लेकिन क्या हर किसी के कहने के बाद इसी तरह से लोगों को इस्तीफा ले लिया जाएगा? ये नामुमकिन है। ऐसे में बताया जा सकता है कि शायद आने वाले समय में अनिल देशमुख को शायद कुछ दिनों के लिए और रोका जाए। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया दिल्ली से तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से एंटीलिया केस में अब नए मोड़ जो है वो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के सियासी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पूरे मामले में अभी तक जो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। उनसे लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है और वहीं जो बचाव करने वाले नेता हैं, चाहे वो एनसीपी चीफ शरद पवार हों या फिर शिवसेना नेता संजय राउत हों, वो तमाम लोग इस बारे में ये कह रहे हैं कि सीएम ठाकरे और शरद पवार मिलकर के इस बारे में फैसला ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने बंगाल के लिए अपनी घोषणाओं की पोटली खोल दी है और इस कार्यक्रम में अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए ये कहा कि संकल्प पत्र सोनार बांग्ला के सपने पर आधारित है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकारें संकल्प पत्र पर चलती हैं, हमने संकल्प पत्र को अहम स्थान दिया है। अमित शाह ने यह कहा कि संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि ये संकल्प हैं दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का। और अमित शाह ने यह भी बताया है कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये 3 साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया वो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। और अमित शाह ने ये बताया कि हर साल किसानों को भारत सरकार का जो 6,000 रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4,000 रुपये जोड़ करके दिया जाएगा। मत्स्य पालकों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे और यह हमने तय किया है कि CAA को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा और हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचेगा। हमने ये तय किया है कि व्यक्ति क्या परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। पिछले 10 वर्षों में ममता जी ने सफलतापूर्वक 3 ही काम किए हैं। पहला काम है एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्ण पॉलिटिजाइजेशन, राजनीतिकरण कर दिया, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण करा, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। आज घुसपैठिए बेरोक टोक अंदर आ रहे हैं। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो अपनी नागरिकता कब मिलेगी वो राह देख रहे हैं, मगर बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री उनको नागरिकता देने का नहीं, इसका विरोध करने का ऐलान करती है। सारे त्योहार मनाने के लिए कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। 3 शिक्षक जो कहते हैं हमें उर्दू माध्यम की स्कूल नहीं चाहिए, बंगाली माध्यम की स्कूल चाहिए, उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनके पोस्टमार्टम तक नहीं होते। राजनीतिक हिंसा परम सीमा तक पहुंची है। पंचायत के चुनाव बंगाल की जनता ने देखे हैं।
ना आप वोट डाल पाए, ना प्रत्याशी बन पाए, ना अपना प्रतिनिधि चुन पाए। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई हत्या हुई है और राजनीतिक हिंसा पीक पर है। बंगाल के लिए बीजेपी ने अपने वादों की जो पोटली है, वादों का जो पिटारा है वो खोल दिया है और तमाम तरह के जो वादे हैं वो बंगाल की जनता के लिए किए गए हैं कि बंगाल की जनता को वो बंगाल देंगे जो पहले देश दुनिया को दिशा देता था, जो नेतृत्व करता था बंगाल, वो बंगाल बना करके देंगे। सोनार बांग्ला की बात इस घोषणा पत्र में की गई है, इस संकल्प पत्र में की गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान ये कहा कि बीजेपी संकल्प पत्र जारी करती है। नेपाल सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक चर्चा उनसे करेंगे बंगाल के बीजेपी के घोषणा पत्र पर। नेपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। नेपाल जी, जिस तरीके से ये वादा किया गया है कि सीएए को वहां पर लागू करेंगे, घुसपैठिए वहां पर व्यक्ति तो क्या परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, क्या लगता है आपको किस तरीके से? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीमा पर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो शायद उन्हीं की जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा की, तो ऐसे में क्या वो अभी सीमा पर सुरक्षा नहीं कर पा रहे? देखिए, मैंने पहले भी आपको इस बारे में स्पष्ट से कहा था कि भाजपा अपनी किसी भी चुनाव जी अपना प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं करती। कौन से मुद्दे हैं जो जनता को अट्रैक्ट करेंगे, वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे और जनता के दिमाग में बैठ के वो आम जनता को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। भाजपा ने अपनी तैयारी के साथ में अपनी पूरी रणनीति बनाई, अपने बड़े नेता वहां उतारे ताकि वो बड़े नेता जब भी कोई बात कहें तो लोग उस पर तुरंत विश्वास करें। ऐसा नहीं लगे जैसे गृह अमित शाह कह रहे हैं तो लोग जो कह रहे हैं तो जरूर कर दें। तो ये विश्वास राजनीति में बहुत बड़ा विश्वास होता है। अब जो आज इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको आप संकल्प पत्र भी कह सकते हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत टेक्निकली हर चीज को इनकॉर्पोरेट किया है और उन्हें ये बताया कि जब ममता ने किसान सम्मान निधि 3 साल तक नहीं दी, हम उसको 18,000 रुपए एक साथ इकट्ठा करके दे देंगे। उन्हें क्या आयुष्मान भारत जो लागू ने किया वो हम आपके लिए लागू कर देंगे। उन्हें कहा जो बेरोजगार हमारे लोग बैठे हैं, जिन जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको हम सीबीटी के थ्रू पैसा दे देंगे, उनको नागरिकता दे देंगे, किसी को आने के जो परमिशन नहीं देंगे, परिंदा भी नहीं घुस पाएगा। बंगला को सोनार बनाएंगे क्योंकि उद्योग लगाएंगे, एम्स बनाएंगे, आईआईटी बनाएंगे क्योंकि ये भारत सरकार के बिना बन नहीं सकते। तो वो जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसका वो टाइमिंग, उसकी लोकेशन, वो सब चीज बड़ी इंटेलिजेंटली डिसाइड करते हैं। और मेरा ये अपना अध्ययन है और तजुर्बा है कि पश्चिमी बंगाल का वोटर सबसे ज्यादा राजनीतिक एक्टिव वोटर है और वो बहुत जल्दी से किसी से कन्विंस नहीं होता। तो इसलिए उसको बहुत सारे पैकेज देने पड़ते हैं और वो पैकेज कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा से सिमिलर करना चाहिए। जैसे तमिलनाडु का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। तमिलनाडु चुनाव हो सकता है कि आप उसको जो है कैश को इंसेंटिव दे दें, आपको मंगलसूत्र दे दें, आप सिलाई मशीन दे दें, आपको 11,000 रुपये वो दे तो मान जाए। बंगाल का वोटर इतनी जल्दी नहीं मानता। बंगाल के वोटर को पेंशन भी चाहिए, बंगाल के वोटर को उद्योग भी चाहिए, बंगाल के वोटर को करप्शन फ्री जगह भी चाहिए, बंगाल के वोटर को धर्म भी चाहिए। वो अकेले धर्म पर भी नहीं जाएगा। तो उसको सब चीज का पैकेज इस संकल्प पत्र में भाजपा ने दिया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन की बात भी की गई है। बिल्कुल, एंटी करप्शन हेल्पलाइन की बात नहीं है जी। और दूसरी बात इसमें ये बात है कि जो ममता जी ने अपना पैकेज दिया है उसमें लोग पूछते हैं कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया। लेकिन इनके पास अभी तक ऐसा कहने का नहीं कि ये कहेंगे ठीक है हमें मौका दीजिए हम कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि हमने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र माना है और हम संकल्प लेते हैं,
और तमाम बातें उन्होंने गिनाई कि कितने राज्यों में सरकार है, दूसरी बार केंद्र में सरकार बनी, इसलिए संकल्प पत्र है और हम संकल्प लेते हैं कि काम हम करके दिखाते हैं। तो कितना भरोसा समझा जाए, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आई, ऐसा देखने में आया कि फीता पहले कट जाता है और काम बाद में अटका रह जाता है। देखिए, ये एक काउंटर विपक्षी तरफ से आएंगे। कुछ लोग कहेंगे साहब मोदी ने 15 लाख का वादा किया, 15 लाख भी आज तक नहीं आए। कुछ लोग ये कहेंगे साहब मोदी रोजगार देने की बात करते हैं जबकि प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, सरकार के विभाग तो बंद करते जा रहे हैं, तो नौकरी कहां से देंगे। ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन ममता के पास भी ऐसा कोई बड़ा रिकॉर्ड विकास का नहीं है कि उन्होंने अपने 10 साल के रिजीम में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट वर्क कर दिया। उन्हें वोटों का ध्रुवीकरण तो कर सकते हैं कि अपनी जो है उन्हें कम्युनिस्ट को खत्म करके अपने साथ एक माइनॉरिटी वोट को जोड़ लिया और अपना कुछ वर्ग उसके साथ जोड़ दिया, लेकिन उसके साथ जो वर्ग जुड़ा है वो वर्ग इतना वायलेंट कह सकते हैं जिससे कि बाकी लोग नाराज हो चुके हैं। लेकिन नेपाल जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत क्या समझी जाए, वोटर क्या समझ करके किस पार्टी को अपना वोट देने की ज्यादा यहाँ पर संभावनाएं जो है वो देखी जा सकती है? मैंने अभी आपका कहा ना कि बंगाल का वोटर को इतनी जल्दी प्रभावित करना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए भाजपा इस चीज को बहुत गहराई से समझती है, इसलिए उसने आधी कैबिनेट वहां लगाई हुई है। आधी कैबिनेट तो मंत्रियों लगी है, बाकी पता नहीं कितने MP, MLA और छोटे छोटे वर्कर और संघ के कार्य लोग लगे हुए हैं। यानी कि उन्हें हर 1000 आदमी पर एक आदमी को रखा हुआ है। कितनी बड़ी फोर्स वहां पर रखी है। बिल्कुल। तो उसको कन्विंस करना, उसको गली नुक्कड़ के चर्चा में लाना, उसको स्कूलों में चर्चा में लाना, उसको टीवी मीडिया के चर्चा में लाना, भाजपा धीरे धीरे ये बात सब लोग ध्यान रखेगी कि यदि उनको मौका दिया जाएगा तो दे विल बी बेटर देन द ममता जी। नेपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।